नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी जो है ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। लोग कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आज की कहानी में एक माता ही कुमाता बन गई है। बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है हुगली। हुगली जिला मुख्यालय जो है कोलकाता से मात्र इसकी दूरी मात्र 47 किलोमीटर पड़ती है। यानी कोलकाता से मात्र 47 किलोमीटर दूरी पे जो है हुगली जिला मुख्यालय है। और हुगली और कोलकाता का जो बॉर्डर है एक दूसरे से सटा हुआ है। और आज की जो कहानी है ये कोलकाता बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ हुगली जिले के एक इलाके की है। हुगली जिले का एक थाना पड़ता है उत्तमपाड़ा, और इसी उत्तमपाड़ा थाना के अंतर्गत एक इलाका आता है कोन्ना नगर। अब कोन्ना नगर में एक जगह है जिसका नाम है आदर्श नगर। इसी आदर्श नगर की एक कहानी है, एक घर की। एक परिवार रहा करता था इसी आदर्श नगर में, पंकज शर्मा का, साथ में उनकी पत्नी शांता शर्मा उर्फ गुड्डी और एक 10 साल का बेटा श्रेयांशु शर्मा। ये 3 लोग रहते थे। और पंकज शर्मा और शांता शर्मा की शादी 2012 में हुई थी। और उसके बाद में जो है पंकज शर्मा वहीं कोलकाता में जो है एक प्राइवेट नौकरी करने लगी थी। तो शादी के बाद जब शांता जो है यानी पत्नी, पंकज की पत्नी शांता शर्मा कोलकाता की ही रहने वाली हैं। पहले जब वो शादी नहीं हुई थी तब कोलकाता में ही रहती थी, लेकिन शादी जब हुगली में हुई पंकज शर्मा के साथ तो कोलकाता से यहाँ हुगली, जो कोन्ना नगर में इनका घर था, यहाँ आके रहने लगी थी। तो पंकज शर्मा जब कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और पत्नी साथ में रहने के लिए आ गई, तो अपना प्रतिदिन अप डाउन करते थे। यानी सुबह काम पर जाते थे, शाम को लौट आते थे। इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 2 साल बाद पंकज शर्मा और शांता शर्मा के बीच में एक बेटा हुआ, श्रेयांशु शर्मा, जो वर्तमान में 10 साल का है। यानी 2012 में शादी हुई, 2014 में बेटा हुआ, अब 2024 चल रहा है, यानी 10 साल का हो गया था। तो 2014 में जब पंकज शर्मा और शांता शर्मा के बीच में बेटा हुआ श्रेयांश, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था पति पत्नी के बीच में। लेकिन जब बेटा हो गया उसके बाद से जो है पति पत्नी में अनबन रहने लगी, छोटी छोटी बात को लेकर विवाद होने लगा। और उसके बाद में पंकज शर्मा वहीं कोलकाता में जो जिस कंपनी में काम करते थे वहीं पर क्वार्टर लेके शिफ्ट हो गए, अकेले रहने लगे। यानी वीकली घर पर आना जाना शुरू कर दिए। पहले सुबह जाते थे, शाम को आते थे, यानी प्रतिदिन अप डाउन था। लेकिन जब पत्नी के साथ विवाद होने लगा, अनबन होने लगी, तो वहीं पर क्वार्टर लेके शिफ्ट हो गए अकेले। फिर वीकली आने लगे घर पर। यानी सोमवार को सुबह चले जाते थे काम पर और पूरा हफ्ता वहां रहते थे। फिर शनिवार को ड्यूटी करके शाम को वापस घर चले आते थे। संडे छुट्टी होती थी, संडे घर पर रहते थे और दूसरे दिन सुबह यानी मंडे को, सोमवार को फिर वापस चले जाते थे। फिर एक हफ्ता बाद लौट कर आते थे। और बाकी समय शांता जो शर्मा थी, पंकज की पत्नी, वो अपने बेटे के साथ में घर पर रहती थी यहीं पर, और वो पालन पोषण अपना बच्चे का ठीक ठाक तरीके से करती थी। और जो पंकज शर्मा थे वो पैसा रुपया अपना देते रहते थे, वीक टू वीक अपना आते रहते थे बच्चे से मिलने और पत्नी से मिलने के लिए। तो 2012 में इन दोनों लोगों की शादी हुई थी। तो उससे पहले जो ये शांता शर्मा थी, शादी जब नहीं हुई थी 2012 से पहले, तो कोलकाता में रहती थी अपने परिवार के साथ में। तो वहीं पे अपना शिक्षा दीक्षा हुई थी, स्कूल कॉलेज जाना आना, वहीं पे दोस्त यार जो सहेलियां होती थी सब वहीं पर थी। तो वहां पर जो है शांता शर्मा की एक सहेली थी जिसका नाम था इशरत परवीन। काफी जिगरी दोस्त थी दोनों, शांता शर्मा और इशरत परवीन दोनों। बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में समलैंगिक संबंध भी था। यानी दोनों लेस्बियन थी, साथ में जो है फिजिकल रिलेशन भी इनके बीच में था, शांता और इशरत परवीन के बीच में। लेकिन जब 2012 में शांता की शादी हो गई और ये कोलकाता से हुगली चली गई, तो कोलकाता से जहां पर इनकी शादी हुई थी हुगली जिले में अपना कोन्ना नगर में, वहां से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी थी। तो शादी के बाद जब शांता शर्मा जो है
अपने ससुराल चली आई, तो भी इशरत और शांता के बीच जो समलैंगिक संबंध थे ये खत्म नहीं हुए। शांता आके यहाँ पति के साथ रहने लगी। पति के साथ रहते रहते जो है एक बेटा भी हो गया। उसके बावजूद इशरत और शांता शर्मा के बीच समलैंगिक संबंध बरकरार रहा, छूटा नहीं। क्योंकि 2014 में जब बेटा पैदा हुआ उससे पहले जो है अपना जो पंकज शर्मा थे शांता के पति, वो अपना सुबह ड्यूटी पे निकल जाते थे, शाम को लौट के आते थे। और 20-25 किलोमीटर की दूरी महानगर में कोई बड़ी दूरी नहीं होती है। तो फोन तो दोनों के पास में था ही, शांता के पास में भी और इशरत के पास में भी। तो सुबह जब पंकज शर्मा अपने काम पर चले जाते थे कोलकाता, दिन पूरा खाली रहता था, तो फोन करके इशरत जो है कोलकाता से यहाँ पहुंच जाती थी हुगली, कोना नगर, शांता शर्मा के घर यहाँ आती थी। दोनों सहेली जो है अपना हम बिस्तर होती थी। उसके बाद चुपचाप वो शाम होने से पहले फिर लौट जाती थी। इसी तरह से संबंध चलता रहा। अब 2014 में जब शांता शर्मा के बेटा हो गया, उसके बावजूद इनके संबंध आगे बढ़ते रहे, खत्म नहीं हुए। यानी शादी के बाद भी इनके संबंध चलते रहे। अब शादी के 2 साल बाद एक बेटा भी हो गया, उसके बावजूद इनके बीच जो समलैंगिक संबंध था, लेस्बियन का संबंध था, वो खत्म नहीं हुआ। इसी बीच जो पंकज शर्मा थे और शांता शर्मा पति पत्नी, इनके बीच में अनबन होने लगी। तो पहले जो है इन दोनों को ये डर रहता था कि सुबह पति जाता था, शाम को लौट आता था, तो डर रहता था। लेकिन बाद में जब बेटा पैदा हो गया 2014 में, उसके बाद जब पति पत्नी में अनबन होने लगा और विवाद होने लगा, तो पंकज कोलकाता में शिफ्ट हो गए, वीकली आने लगे। उसके बाद में जो है जो इशरत थी ये आती थी यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि सुबह आती थी शाम को लौट जाती थी। तब आती थी, तब 1 दिन 2 दिन 4 दिन यहाँ शांता शर्मा के घर पर ही रहती थी आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्योंकि पता था कि शनिवार शाम को जो है पंकज वापस आने वाले हैं और सोमवार को सुबह फिर चले जाते हैं। सोमवार सुबह जब चले जाते थे उसके बाद घर पर आती थी, 2-4 दिन 5 दिन रहती थी। लेकिन शनिवार को जो है पंकज को आना होता था, तो उससे पहले ही वो वहां से निकल जाती थी। और बाकी समय पंकज रहते नहीं थे घर में, और कोई नहीं, या तो शांता थी या तो उनका छोटा बेटा और फिर इशरत आती थी, यही 3 लोग। बेटा छोटा था, उसको कोई जानकारी ही नहीं कि घर के अंदर क्या हो रहा है, उसकी माँ क्या कर रही है, उसकी सहेली क्या कर रही है, कोई जानकारी नहीं। अब ऐसे समय धीरे धीरे बीतता चला गया। आ गया 2018 और फिर 2018 में इशरत परवीन जो थी शांता की सहेली, उनकी भी शादी हो जाती है। अब जब उनकी भी शादी हो जाती है तो शादी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है, मात्र 4-5 महीना ही पति के साथ रहती हैं और उसके बाद शादी टूट जाती है। यानी पति से अलग हो जाती है, पूरे परिवार से अलग हो जाती है। क्योंकि जो इशरत थी वो समलैंगिक थी, उसका व्यवहार हाव भाव किसी को पसंद नहीं था, उसके पति को भी नहीं, परिवार को भी नहीं। तो 4-5 महीने के बाद ही शादी टूट गई, उसके बाद पति से अलग हो गई। यानी इशरत कोलकाता में रहती थी लेकिन सबसे अलग रहती थी, बिल्कुल अकेली रहती थी वो। और उसके बाद अपना जब उसकी मर्जी होती थी आराम से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे उसकी सहेली थी, चली जाती थी, समलैंगिक थी ही, दोनों का अपना शौक पूरा हो जाता था। उसके बाद में इशरत जो थी अपना कोलकाता लौट जाती थी, इच्छा होता था तो अपना 2-1 दिन के लिए रुक जाती थी। इधर शांता जो शर्मा थी, पति रहते नहीं थी, उनका भी शौक पूरा हो जाता था, वो भी शौकीन थी, समलैंगिक थी, शादी से पहले भी। दोनों के शौक अपना पूरे होते रहते थे, कोई डर था नहीं। पति आते ही नहीं थे, वीकली आते थे और घर में एक बेटा था, उसी की परवरिश होती थी। सुबह उसको अपना तैयार करके स्कूल भेज दे, उसके बाद खाली समय पूरा घर पर रहती थी। रात को भी कोई टेंशन नहीं, एक बेटा रहता था, जल्दी अपना खा पी के वो सो जाता था, उसके बाद फ्री। दोनों सहेली साथ में रहती थी, अकेली रहती थी तो वो भी अपना टेलीविजन देख के सो जाती, बहुत ऐश की जिंदगी जी रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी तरीके से 2018 के बाद की बात है, यानी जब इशरत की शादी टूट गई उसके बाद भी सब ठीक ठाक था और उसके बाद भी वैसे ही चलता रहा इनका दोनों का रिलेशन जो है। अब 2018 के बाद 19 आ जाता है, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 आ जाता है। तो 2023 में एक दिन जो है पंकज शर्मा कोलकाता में रहते थे, वीकली आते थे, एक दिन अचानक घर पर आ जाते हैं। और घर पर जब आ जाते हैं तो वो देखते हैं उसकी पत्नी जो शांता शर्मा होती है वो और पत्नी की सहेली इशरत परवीन, ये दोनों जो है घर के अंदर हम बिस्तर होती हैं। पंकज देख लेता है और देखता है तो अवाक रह जाता है
लेकिन कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहां से रिटर्न हो जाता है, किसी से बताता भी नहीं है। इसलिए क्योंकि लोकलाज का डर था। वो यह भी चाहता था कि पत्नी की बेइज्जती ना हो, अगर इसका खुलासा कर देगा तो पत्नी की बेइज्जती होगी। दूसरा डर यह भी था कि बेटा करीब 10 साल का हो चुका है, अच्छी खासी उसकी परवरिश चल रही है, हम घर पर रहते नहीं हैं, अगर ये विवाद खड़ा हो जाएगा तो बच्चे के पालन पोषण परवरिश में दिक्कत आ सकती है, इससे जो बच्चा था बच्चे की लाइफ खराब हो जाती। इसीलिए जो है बहुत सोच समझकर पंकज चुप रहता, कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जानकारी हो जाती है कि उसकी पत्नी जो है समलैंगिक है, ये जान जाता है। उसके बाद वो चुपचाप कोलकाता लौट जाता है। उस समय अब शांता शर्मा और पंकज शर्मा का जो बेटा था श्रेयांशु शर्मा, वो 10 साल का हो चुका था। तो पहले छोटा था तो घर के अंदर इशरत और शांता ये दोनों क्या करती थी उससे कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब वो बड़ा हो गया था, 10 साल का हो गया था, तो क्या अच्छा है क्या बुरा ये समझने लगा था। इधर जो शांता शर्मा और इशरत प्रवीण होती हैं, इनको ये जानकारी नहीं हुई थी कि पंकज शर्मा यानी शांता को ये जानकारी नहीं हुई थी और ना ही प्रवीण इशरत को कि पंकज शर्मा ने इन दोनों के करतूतों को देख लिया है। इसका एहसास भी उन्हें नहीं हुआ था और इसीलिए जो है इन दोनों की जो हरकतें थी ये कंटिन्यू जारी थी। तो इसी बीच जो है जो शांता शर्मा थी वो घर पर खाली ही रहती थी, पति रहते नहीं थे, वीकली घर पर आते थे, कोलकाता में रहते थे पंकज शर्मा। बेटा भी 10 साल का हो गया था, बड़ा हो गया था, वो भी अपने हाथ पैर पे हो गया था। जैसा छोटा था उसकी परवरिश में जद्दोजहद करनी पड़ती थी, अब उतना करनी नहीं पड़ती थी, तो बहुत समय जो है खाली घर पर ही रहती थी। तो कोई भी व्यक्ति हो जब घर पर ज्यादा समय रहता है तो बोर हो जाता है। शांता शर्मा के साथ भी ऐसे होने लगा, वो भी बोर होने लगी। तो वहीं पर जो है इलाके में ही एक कॉस्मेटिक की दुकान थी, वहां पे जॉब ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद में सुबह जो है अपना जो बेटा होता है श्रेयांशु, उसे अपना तैयार करके स्कूल भेज देती और उसके बाद खुद ड्यूटी पे चली जाती। दोपहर में 2 बजे के आसपास में बेटा स्कूल से लौट कर आता था, तो उस समय लंच करने के लिए यानी इलाके में ही दुकान थी तो शांता भी घर पर आ जाती थी, यहाँ खुद भी लंच करती थी, बेटे को भी देती थी और उसके बाद में फिर वापस अपने दुकान पर जाती थी। फिर 5-6 बजे शाम को फिर घर वापस आ जाती थी। इसी तरह चल रहा था और इसी के साथ साथ में शांता शर्मा और इशरत के बीच जो समलैंगिक रिश्ते थे वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे थे, वो खत्म नहीं हुआ था। बेटा बड़ा हो गया था, पंकज रहते नहीं थे, तो अब जो है जब दुकान पर काम करने लगी थी शांता तो दिन भर वो भी खाली नहीं रहती थी। तो पहले जो इशरत थी वो आती थी 2 दिन 4 दिन आराम से रहती थी, लेकिन जब दिन में जो है शांता घर पर नहीं रहती थी तो इशरत आती थी शाम के समय, रात भर साथ में रहती थी, सुबह फिर अपना कोलकाता वापस चली जाती थी। लेकिन इसकी जानकारी अभी तक जो है जो बेटा था श्रेयांशु उसे भी नहीं हुई थी। इसी पंकज शर्मा को तो पहले से पता चल गया था, पंकज शर्मा तो अपना वहीं रहते थे। अब इसी तरह समय बीत रहा था, 2023 पूरा बीत जाता है, आ जाता है 2024 का फरवरी महीना। फरवरी में 16 फरवरी की बात है, 16 फरवरी को रोज की तरह सब कुछ था। शांता शर्मा अपने ड्यूटी गई हुई थी यानी दुकान पर, दुकान से जो है शाम को वापस आती हैं और उसी समय जो है जो उसकी सहेली होती है इशरत वो भी आ जाती है, क्योंकि वो रोज आने लगी थी यहाँ पर। और उसके बाद में रात को दोनों हम बिस्तर होते थे, उसके बाद सुबह वो चली जाती थी, अपने काम धंधे में लग जाती थी। इशरत भी आती है और जो श्रेयांशु होता है घर में रहता है, उसे यही पता होता है कि यानी जो इशरत होती है उसे मौसी मानता है, शांता उसे अपनी बहन जैसी बताती है और बेटे को बताती है कि तुम्हारी मौसी है। तो जो श्रेयांशु होता है उसे मौसी मानता है इशरत को। अब 16 फरवरी को भी वो आती है इशरत और उसके बाद में शाम के समय जो है सब लोग साथ में बैठते हैं, जिस तरह रोज बातचीत करते थे बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं और उसके बाद में जो श्रेयांशु होता है उसे रोज की तरह माँ जो होती हैं शांता शर्मा वो उसे सुला देती हैं। सुलाने के बाद में दोनों सहेली अपने कमरे में जाती हैं, रोज की तरह अपना उनका जो रवैया होता है वो शुरू हो जाता है। इसी बीच जो श्रेयांशु होता है उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि अब बड़ा हो गया था, तो कमरे से जब कुछ आवाज आने लगी तो उसे लगा कि आखिर कमरे से क्या आवाज आ रही है, तो वो उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है और उसके बाद में वो आके कमरे के पास में देखता है तो अपनी माँ शांता शर्मा को
और जिसे वो मौसी मानता था इशरत, दोनों को जो है आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। अब देखता है तो वो आवाज दे देता है कि माँ ये क्या कर रही हो, मौसी ये क्या कर रही हो। अब ये दोनों जैसे देखती हैं कि ये तो श्रेयांशु ने देख लिया, वो चौंक जाती हैं। अब जैसे दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब उन्हें यह डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रेयांशु ये बात कहीं अपने पिता को बता दे, पंकज शर्मा को। हालांकि पंकज शर्मा पहले से जानते थे, लेकिन इसका एहसास वो शांता या इशरत को जो है होने नहीं दिए थे। ये डर जाती है और इसी के साथ साथ उन्हें ये लगने लगता है डर कि कहीं बाहर किसी को ना बता दे। लोकलाज का डर, समाज में बहुत जगह हंसाई होगी, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इशरत और जो शांता होती हैं दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अब किसी तरीके से 16 तारीख रात बीत जाती है, 17 तारीख आ जाती है। 17 तारीख को भी ये दोनों सहेली जो है इशरत और शांता, ये दोनों चिंता में डूबी रहती है, टेंशन में रहती हैं कि श्रेयांशु कहीं अगर मुंह खोल देगा तो समाज में जीना हराम हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। अब 17 तारीख बीत जाता है, 17 तारीख रात पूरी बीत जाती है, आ जाती है 18 तारीख। 18 फरवरी को जो है इन दोनों सहेलियों को लगता है कि श्रेयांशु से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि अभी बच्चा है, हो सकता है कहीं मुंह ना खोले या गलती से कहीं खोल ही दे तो भी दिक्कत। और अगर मुंह नहीं खोलता है तो बड़ा होगा तो भी ये दृश्य तो देख ही लिया है, आगे क्या सोचेगा माँ के बारे में, सहेली के बारे में, कि उसकी माँ कैसी थी, उसकी सहेली कैसी थी। अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं और फिर उसी परेशानी में जो है ये गलत कदम उठा लेते हैं। इन दोनों को लगता है कि श्रेयांश अगर रहेगा तो आज नहीं कल गड़बड़ होगी जरूर, तो इसे क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये दोनों जो होती हैं, इशरत और शांता, ये हवस में इतना ज्यादा अंधी हो चुकी थी, यानी शांता, कि अपने ही पवित्र कोख से जिस बच्चे को जन्म दी थी और पाल पोस कर इतना बड़ा की थी, उसी को रास्ते से हटाने के लिए जो है अपनी सहेली के साथ षड्यंत्र रच डालती हैं। और उसके बाद में ये दोनों जो है कंफर्म हो जाती हैं कि अब जो है अगर बचना है इस चीज से तो जो श्रेयांशु है उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और फिर ये कंफर्म कर लेती हैं। और उसके बाद में 18 तारीख दोपहर की बात है, इशरत भी रहती हैं घर पर ही, शांता भी रहती हैं, और जो श्रेयांशु था, शांता और पंकज का बेटा, ये भी घर पर ही रहता है। और फिर ये प्लान बना लेते हैं कि आज श्रेयांशु को जो है रास्ते से हटा देना है, यानी खत्म कर देना है। तो इनके घर में एक कुत्ता था, शांता शर्मा के घर में कुत्ता था। कुत्ता इतना समझदार था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आता था तो भौंकने लगता था। तो पहले ये कुत्ते को बांध देती हैं। हालांकि इशरत को देखकर नहीं भौंकता था, क्योंकि वो कंटिन्यू आती जाती थी, यानी घर का परिवार हो चुकी थी, फैमिली मेंबर हो चुकी थी, तो उस इशरत को देखकर नहीं भौंकता था। तो सबसे पहले ये लोग कुत्ते को बांध देते हैं और उसके बाद में उसका मुंह बांध देते हैं ताकि भौंक ना पावे। और उसके बाद कमरे में जो टीवी लगी थी, टीवी ऑन कर देती हैं और टीवी का जो वॉल्यूम होता है, यानी आवाज फुल कर देती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, इसलिए कि अंदर की आवाज बाहर सुनाई ना दे। और उसके बाद में जब ये पूरा इनका काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में इशरत जो है वहीं पे अलमारी में गणेश मूर्ति रखी हुई थी, उसी गणेश की मूर्ति से पीछे से श्रेयांश के सिर पे जो है एक जोरदार वार करती हैं। और उसके बाद में जो श्रेयांश होता है 10 साल का, वो वहीं जो है गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद में शांता शर्मा और इशरत दोनों मिलकर उसी गणेश मूर्ति से, और एक लोहे का वहां छड़ रखा हुआ था, उस छड़ से जो है लगातार श्रेयांश के सर पे वार करती चली जाती हैं, पूरे मुंडी को उसके जो है कुचल देती हैं। और इससे भी उनका पेट नहीं भरता है, तो किचन के अंदर जाती हैं और सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है, चाकू लाती हैं और उससे श्रेयांश के दोनों हाथों की जो कलाई होती है, कलाई की नस काट देती हैं। और उसके बाद एक के बाद एक करीब दर्जनों वार श्रेयांश के जो है बॉडी पे जो है करती हैं, और श्रेयांश वहीं पे तड़प तड़प के जो है दम तोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में जिस तरह टीवी चल रही थी चलती रहती है, कुत्ता बंधा हुआ था बंधा रहता है, दरवाजा जो खुला था कमरे का खुला रहता है, और ये दोनों वहां से फरार हो जाती हैं, निकल जाती हैं। इशरत चुपचाप वहां से कोलकाता चली जाती है, और जो शांता होती हैं अपनी दुकान पर चली जाती हैं, जो कॉस्मेटिक दुकान पर नौकरी करती थी वहां चली जाती हैं। अब उसके बाद में टीवी चल ही रही थी, तो इनके जाने के कुछ देर बाद जो है
जो श्रेयांशु था, इसकी एक चचेरी बहन थी, जो बगल में ही चाचा के परिवार रहते थे, तो जो एक चचेरी बहन थी वो आती है यहाँ पर। कमरा खुला रहता है, जैसे कमरे के अंदर जाती है देखती है श्रेयांश लहूलुहान वहां पड़ा रहता है मृत अवस्था में। अब वो बच्ची जो है चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर जो आसपास के लोग होते हैं तत्काल इकट्ठा होते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं पंकज और शांता का बेटा श्रेयांशु जो है मृत अवस्था में, किसी ने उसका कत्ल कर दिया और बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि डेड बॉडी छत बिछत हो चुकी थी, सर ये लोग कुचल दी थी और चाकुओं से कई सारे वार की थी, दोनों हाथों की कलाई काट दी थी, बहुत बुरी तरीके से मारे थी, यह समझकर कि किसी भी कीमत पर जो श्रेयांशु है ये बचने ना पावे। अब जो पड़ोसी होते हैं आसपास के लोग, देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों का मजमा लग जाता है। सब हैरान परेशान किया कि घर में कौन आया, इस छोटे से बच्चे का कत्ल करके कौन चला गया। तत्काल जो है पड़ोसी शांता शर्मा को फोन करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया। अब कत्ल तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जब फोन उनके पास में पहुंचा तो चीखती चिल्लाती वो मौके पर पहुंचती हैं। पड़ोसियों द्वारा तत्काल पंकज शर्मा को जो है सूचना दी जाती है, जो कोलकाता में थे। सूचना पाकर तत्काल वो भी भागकर यहाँ आते हैं। इसकी जानकारी इशरत को होती है, इशरत वो भी वही मारी थी, लेकिन जानकारी जब होती है उसके बाद में सांत्वना देने के लिए वो भी वहां पहुंच जाती है ताकि किसी को संदेह ना होने पावे। पंकज भी आ जाते हैं और फिर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। यहाँ उत्तमपाड़ा जो पुलिस होती है यहाँ सूचना दी जाती है। सूचना पाकर कुछ ही देर में वहां घटना स्थल पर जो है पुलिस पहुंचती है और उसके बाद में श्रेयांश की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद में वहां अपना घर के अंदर पूरा तलाशी करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो वहां से जो है एक सब्जी काटने वाला टेढ़ा मेढ़ा चाकू मिल जाता है, जिस चाकू से श्रेयांश के डेड बॉडी पे वार किया गया था, नहीं बॉडी पे वार किया गया था। वो जो चाकू जो था वो टेढ़ा हो चुका था, वो बरामद होता है। अब पुलिस वहां आसपास में देखती है, पहले शांता से पूछताछ करती है, पंकज से पूछताछ करती है, तो शांता बताती है, पंकज बताता है कि वो अपना कोलकाता में रहता है, वीकली आता है, वो था ही नहीं। शांता बताती है कि वो जो है एक कॉस्मेटिक दुकान पर नौकरी करती है, वो भी घर पर नहीं थी। अब पुलिस को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लूट के इरादे से इस घटना को किसी ने अंजाम दिया हो। अब पुलिस जो है दरवाजे पे घर का फिर से तलाशी लेती है। पुलिस को कहीं ऐसा सुराग नहीं मिलता है, कोई ऐसा निशान नहीं मिलता है जिससे यह लगे कि लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस परेशान हैरान कि आखिर इस छोटे से बच्चे को कौन मार सकता है, क्यों कोई मारेगा, क्या कारण हो सकता है, इस बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है। अब जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि स्कूल के अंदर जो है श्रेयांशु का एक सीनियर बच्चे के साथ कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। तो पुलिस को लगता है स्कूल के अंदर छोटे से झगड़े के लिए कोई इतना जो है घटिया कार्य क्यों करेगा, इतना क्रूर हरकत क्यों करेगा, पुलिस के गले नहीं उतरता है। और उसके बाद में पुलिस जो है वहां मौके पे लोगों से पूछताछ करती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। और जो है फॉरेंसिक टीम आती है, वहां साक्ष्य अपना संकलन करती है, इकट्ठा करती है। उसके बाद जो श्रेयांशु होते हैं उसके डेड बॉडी को जो है वहां स्थानीय स्तर पर जो पंचनामा वगैरह है लिखने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो काफी खोजबीन करते हैं, लेकिन कोई सुराग मिलता नहीं है। उसके बाद में पुलिस जो है फिर टेक्निकल वे में आ जाती है और उसके बाद में घटना स्थल पर उस समय वहां पे कितने मोबाइल सक्रिय थे इसका लोकेशन निकलवाती है, यानी मोबाइल टावर से लोकेशन निकलवाती है। तो वहां पे देखते हैं घटना स्थल पर उस समय सिर्फ 2 ही मोबाइल सक्रिय थे। एक मोबाइल होता है शांता शर्मा का जो श्रेयांश की मां होती है, दूसरा मोबाइल होता है उसकी जिगरी जो दोस्त थी इशरत परवीन का। अब पुलिस को लगता है कि मोबाइल तो इन्हीं दोनों का है, लेकिन जब पूछताछ किए थे तो उस समय वो कॉस्मेटिक दुकान में नौकरी करती है, काम करती थी, वहां पर थी। जब शांता से पूछताछ की थी पुलिस ने तब शांता ने यह बताया था कि वो घर पर नहीं थी, लेकिन मोबाइल टावर जब वो अपना लोकेशन निकलवाते हैं तो वहीं बताती है। पुलिस को कुछ शांता और इशरत पर संदेह होता है, लेकिन पुलिस को लगता है माँ है क्यों मारेगी, कोई माँ अपने बेटे को थोड़ी मार देती है, या उसकी सहेली क्यों मार देगी, क्या कारण हो सकता है। पुलिस को संदेह तो होता है लेकिन फिर भी टाल देती है। अब पुलिस आगे भी जांच पड़ताल शुरू करती है। जो साक्ष्य संकलन हुआ था, यानी फॉरेंसिक टीम ने जो वहां से प्रमाण उठाए थे, साक्ष्य उठाए थे, जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं संदेह जो है
इन्हीं पे आता है, शांता शर्मा और इशरत पे ही। अब पुलिस फिर परेशान कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस काफी खोजबीन करती है, कुछ नहीं मिलता है। सभी साक्ष्य जो होते हैं घूम फिर के जो है शांता शर्मा और जो इशरत परवीन होती हैं इन्हीं की तरफ आते हैं। और उसके बाद पुलिस जो है वहां स्थानीय स्तर पर जो पंकज शर्मा का घर था, घर के आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका फुटेज निकलवाती है और एक एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जो है बारीकी से तलाश करती है, यानी खंगालती है, देखती है। तो घटना के समय जो पंकज का घर था, पंकज के घर से दो महिलाएं बाहर जाती हुई दिखाई देती हैं। यानी जब दो महिलाएं उस जिस समय जा रही थी उससे काफी देर पहले तक उस घर के अंदर कोई आया गया नहीं था, सिर्फ वही दो महिला बाहर जाती दिखाई देती हैं। अब जब कैमरे को जूम करते हैं, देखते हैं तो उन दोनों में से एक शांता शर्मा होती है, श्रेयांशु की मां, और एक इशरत परवीन होती है। अब पुलिस को पहले संदेह था, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो संदेह जो है यकीन में बदल जाता है। उसके बाद में 20 फरवरी को दोपहर के समय पुलिस, यहाँ जो उत्तम पाड़ा पुलिस थी, ये पंकज शर्मा और शांता शर्मा को जो है पुलिस स्टेशन बुलाती है पूछताछ के लिए। अब ये दोनों जब वहां पहुंचते हैं तो पुलिस पहले पंकज शर्मा से पूछताछ करती है, तो उनसे तो कुछ मिला नहीं। और फिर जब शांता शर्मा से पूछताछ शुरू करती है तो शांता शर्मा जो पुलिस सवाल करती है उसका जवाब सही तरीके से दे नहीं पाती हैं। अब पुलिस को पहले ही संदेह था, संदेह के बाद जब सीसीटीवी फुटेज में वो आ गई थी तो लगभग यकीन हो गया था। अब यहाँ पूछताछ में सही उत्तर भी जब नहीं दे पा रही थी पुलिस के सवालों का, तो पूरी तरह से पुलिस कंफर्म हो जाती है बस यही हो सकती है। कारण क्या है ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यही हो सकती है। उसके बाद में पुलिस जो है शांता शर्मा से जब कड़ाई से पूछताछ करती है अपनी भाषा में, तो वो टूट जाती हैं और पुलिस के समक्ष इस पूरी कहानी को जो है बयां कर देती हैं। और इसी के साथ अपनी सहेली जो इशरत परवीन होती हैं उनका भी नाम बता देती हैं। और उसके बाद पुलिस जो है 20 तारीख को ही जो शांता शर्मा थी वहीं पर पुलिस स्टेशन के अंदर ही उन्हें जो है गिरफ्तार कर लेती है। और 20 तारीख शाम को जो है पुलिस कोलकाता से जो शांता शर्मा की सहेली होती है इशरत परवीन, उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद 21 तारीख को कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।